अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। वीकेंड शुरू होने लगा है और आपको हम जो है ये बताते चलें कि आपके कमेंट्स हम ज़रूर शामिल करेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मियाँ साहब और एक तरफ इमरान खान साहब, बीच में अडियाला जेल के आपको मनाज़िर नज़र आ रहे होंगे। एक भड़कती हुई ख़बर एक सहाफ़ी ने फ्लोट की है। वो भड़कती हुई ख़बर क्या है उस हवाले से आपको बताएंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुताल्लिक़ ये भड़कती हुई ख़बर है, ये आपको बताएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प एक सूरत हाल क्रिएट की जा रही है। और हर बार जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान करती है, इमरान खान साहब की तरफ से कोई कॉल दी जाती है, तो मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त है, गूंज है, वो ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई देती है। और उसमें हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो बहुत हमें पेश पेश नज़र आती हैं। वो मुज़ाकरात को बहुत उसके लिए एक माहौल बनाने के लिए तैयार और बिल्कुल चाको चौबंद नज़र आती हैं। ऐसा क्यों होता है और ये क्या वाकई वही पुराना मंजन है जो दोबारा एक नई केसिंग के साथ बेचने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अवाम जो है वो ऐसे किसी भी मूव को डिबंक कर लेते हैं फ़ौरन। इस पर बात होगी। आज आपको ये भी बुरी खबर से आगाह करते चलें कि माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेशंस पाकिस्तान में थे वो अब बाकायदा तौर पे वाइंड अप हो चुके हैं। हमें उड़ान पाकिस्तान का बताया गया, बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, बड़े उम्मीदें और दिलासे दिए गए। लेकिन उड़ान पाकिस्तान का जो पहला सरकारी नतीजा सामने आया है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट उड़ गया। कितना बड़ा सेटबैक है, वजूहात क्या बताई जा रही हैं वो। और स्पीकर, जहाँ पर एक तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते हैं, रेफरेंस बाकायदा तौर पर 26 अरकान के खिलाफ दायर हो चुका है। जो पंजाब असम्बली में 26 अरकान थे, जिन्होंने ये हिम्मत की, जुर्रत की कि वो बजट तकरीर के दौरान, जो मरीम नवाज साहिबा की बजट तकरीर थी, उस दौरान वो एहतजाज करने की उन्होंने क्योंकि जुर्रत की, लिहाजा उनको ये फेस तो करना पड़ेगा और ये तो होगा। सो इस पर गुफ्तगू होगी जल्दी जल्दी। आज हम अपने वीलॉग का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको भड़कती हुई खबर बताते हैं। भड़कती हुई खबर थी क्या? एक तो लाइक आई सेड कि हर बार जो है वो इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ पर एक तहरीक के लिए 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान साहब ने तहरीक शुरू करने की हिदायत दी अपनी पार्टी को, वहीं पर हम देख रहे हैं कि तहरीक से पहले ही मुज़ाकरात का ये शोशा जो है वो छोड़ा गया है। किस तरह से हुआ है? सहाफ़ी कामरान शाहिद साहब, वो एक भड़कती हुई ख़बर जो है शेयर करते हैं लोगों के साथ। सोशल मीडिया पे भी अब उस पर एक बड़ी बहस व मुबाहिसे हो रहे हैं। ख़बर क्या थी? ख़बर ये थी कि नवाज़ शरीफ नफ़रत की सियासत ख़त्म करने और जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के लिए अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने को तैयार है। अब ये ऐसी ख़बर है जो कि आपको, जिसका ऑब्वियसली यकीन तो नहीं आएगा कि नवाज शरीफ साहब और दूसरी तरफ इमरान खान साहब, मतलब वो इनसे मिलने के लिए तैयार होंगे। ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब इनको रेलेवेंट नहीं समझते। इन समय जो तमाम सियासी जमातें हैं इस वक्त, जो सारी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जो है ये वाहिद एक लीडर खड़ा है, वो इन लोगों को रेलेवेंट, किसी को रेलेवेंट नहीं समझते, ये जो इनकम्बेंट्स हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन कुव्वतों के साथ कि जिनके पास इख्तियारात है। अब मैंने बल्कि सोशल मीडिया पे लिखा इस बात पे कि इमरान खान क्या नवाज शरीफ से मिलना चाहेंगे? तो उस पे एक हमारे कोलीग हैं, वो जो हैं उस पे आके कमेंट करते हैं कि क्यों इमरान खान जो है वो बावर्दी अफसर से ही सिर्फ मिलना चाहते हैं। तो बावर्दी अफसर से मिलने और जो मुआहदे हैं उसकी तो बड़ी एक हिस्ट्री रही है। मियाँ साहब भी उसमें बड़े पेश पेश रहे हैं, दीगर सियासी जमातें भी बड़ी आगे आगे रही हैं। और हाइब्रिड जो निज़ाम का हमें बताया जाता है और जो जस्टिफाई किया जाता है कि मुल्क में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है, बड़ा सूट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनली हाइब्रिड निज़ाम ही हमें बहुत सूट कर रहा है। सो उस हाइब्रिड निज़ाम में अब तो वर्दी पहने या वर्दी ना पहने, मामला तो ऐसे ही चल रहे हैं। सो इमरान खान अगर वो ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि उन्हीं कुव्वतों के साथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वो मुज़ाकरात करेंगे, बात करेंगे, तो आपके सामने है ट्रंप ने भी किससे बात की। सो लिहाजा आपको अब बताते हैं कि मियाँ साहब, और फिर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँगी। अब मियाँ साहब नफ़रत की सियासत ख़त्म करने, सो नवाज शरीफ साहब नफ़रत की सियासत ख़त्म करने, जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने और मुआहिदा करने और सुलह कराने के लिए तैयार है। ये क्या नवाज शरीफ साहब को दोबारा रेलेवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक तवील अरसे से मियाँ साहब खामोश हैं। वो 2023 के अक्टूबर में जब पाकिस्तान वापस आए तो वो कुछ और ही सपने सजाए अपनी आंखों में वापस आए थे। लेकिन उनको ज़ाहिर है 8 फरवरी के इलेक्शंस और उसके नताइज में एक बहुत बड़ा उनके लिए एक शॉकिंग एक एक्सपीरियंस था। अब वो समझ रहे थे कि उनकी 90 की जो सीवी है
وہ عوام میں بڑی اس کو پذیرائی ملے گی، لیکن حالات بڑے فرق تھے۔ میاں صاحب کے دماغ میں ابھی بھی وہ 90 کا منظر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ انہوں نے اپنی صاحبزادی کو بھی جو سیاست سکھائی تو وہ بھی 90 کی سیاست تھی، کیونکہ ان کی بھی تمام جو ایکشنز ہیں وہ اسی 90 کی دہائی کی عکاس ہے کہ وہ اسی موڈ میں جو ہے وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں، اسی طرح سے معاملات کو لے کے چلنا چاہتی ہیں۔ حالات بڑے فرق ہیں 2025 میں۔ سو میاں صاحب جو ہیں ان کو واپس سے جو ایک ری لانچ کرنے کی کیا یہ موو کنسیڈر کی جا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس پورے عرصے میں جس کے پلے کچھ بھی نہیں آیا، وہ 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہنے والا شخص جو کہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتا تھا، جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اس وقت پلے کچھ بھی نہیں آیا، اور اس پورے ہائیبرڈ نظام میں ظاہر ہے اس کے جو بینیفیشری ٹو این ایکسٹینٹ میاں صاحب ضرور تھے کہ واپس آئے، ان کے لیے کنڈیوسو ماحول بنایا گیا، ان کے لیے پورا سٹیج سجایا گیا، لیکن بینیفیشریز میں ظاہر ہے ان کی بیٹی ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، جنہوں نے اس پورے ہائیبرڈ نظام کے تحت جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے ایبڈیکیٹ کر دی، اپنے پاورز جو ہیں وہ دوسری طرف دے دیے۔ تو میاں صاحب آبویسلی بہت ساری چیزوں پہ میاں صاحب اپروو کرتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن میاں صاحب از پارٹ آف دس انٹائر گیم پلان جو تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ کیوں جائیں گے اور وہ کیا آفر کر سکتے ہیں۔ بہرحال خبر میں میرے خیال سے جب یہ خبر انہوں نے فلوٹ بھی کی کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جانے کو تیار ہے، عمران خان سے ملنے کو تیار ہے، اس خبر میں بھی ریلیونس جو ہے وہ صرف اسی شخص کی نظر آ رہی ہے، اس میں ریلیونس ان کی نہیں بن رہی، کیونکہ اگر یہ بھی ان کے پاس جا رہے ہیں تو اس وقت جو تمام پاورفل پوزیشن میں نظر آتا ہے وہ یہ شخص ہے۔ وہ تمام لوگ جو کہ ہمیں بتاتے آئے تواتر کے ساتھ اس پورے عرصے میں کہ عمران خان ریلیونٹ ہو گیا، اس کی سیاست ختم ہو گئی، وہ اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے ان کو دینے کے لیے۔ میرے خیال سے نظر آتا ہے کہ اگر پھر بھی ابھی تگ و دو کی جاری ہے کہ اس کو جیل میں جا کے اس کو منایا جائے، اس سے بات کی جائے، اس کو واپس اس سسٹم میں لے کر آیا جائے، سو ریلیونس آپ کو پتہ ہے ملک آگے نہیں بڑھا، انسٹیبلٹی ہے، انٹرنل سٹیبلٹی اٹین کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے آپ کو اس کو منانا پڑے گا، لیکن یہ ان سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ اگر یہ ان سے بات کرے گا تو پھر اس کی سیاست جو جس چیز پہ پوری کھڑی ہے وہ برکس جو ہیں وہ گرنے شروع ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو واپس یہ بات صحیح ہے کہ ان کو نظام میں واپس آنا ہے، سسٹم میں واپس آنا ہے، سیاست انہی کے تمام کے ساتھ کرنا ہے، لیکن اس وقت یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور میں آگے چل کے اب ذرا نیکسٹ اس پہ آتے ہیں کہ یہ جو نفرت کی سیاست میاں صاحب ختم کرنے کی جو بات ہو رہی ہے اس کو بھی آپ کو بتائیں ساتھ ساتھ کہ ایک تو نواز شریف صاحب جو ہے نہ عمران خان صاحب ان سے ملیں گے اور نہ ہی یہ اڈیالہ جیل جائیں گے، سو یہ بات تو ایک کلیئر ہو گئی۔ اور اگر جانا ہی ہے نواز شریف صاحب کو کہیں تو میاں صاحب کو میرے خیال سے کوٹ لکھپت جیل لاہور جانا چاہیے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے پاس جانا چاہیے کہ جن کے مد مقابل یہ الیکشنز لڑ رہے تھے اور وہ سیٹ جیت چکی تھیں۔ تمام جو رزلٹ سامنے آئے تھے، پھر کس طرح سے ان رزلٹس کو چینج کیا گیا، وہ بھی تمام مناظر جو ہے سب کے سامنے تھے۔ سو ایک اگر میاں صاحب کہیں جانا چاہتے ہیں اور جیل ہی جانا چاہتے ہیں تو وہ اڈیالہ کے بجائے کوٹ لکھپت جیل جائیں، جہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 2 سال سے جیل کاٹ رہی ہیں اور جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ الیکشن سویپ کرتی ہیں۔ اور تمام آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو گاڑی پر حملے سے لے کر، ڈاکٹر صاحبہ کی گاڑی سے حملے سے لے کر شہباز گل کی اریسٹ ہو، علی امین گھنٹا پور صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جی مجھے 9 مئی سے پہلے سب کو اریسٹ کیا ہے، سو یہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ اور میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتی ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ یہ جو سارے اس وقت معاملات ہیں وہ ان کے بھائی جس طرح سے چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ معاملات جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، اور ان کے بھائی جو کہ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کے، انہوں نے کس طرح سے تیسرے فریق کو آل پاورفل بنا دیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیٹی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ، ان کی جو حکومت ہے اس کے لیے بھی اب خطرات پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ کئی اب ایسی آوازیں ہیں جو کہ میرے خیال سے میاں نواز شریف صاحب اور شریف خاندان کے لیے بڑے ایک ان کے حق میں آواز اٹھایا کرتی تھیں اور بات کرتے تھے اور بڑی تعریفوں کے جو پل باندھے جاتے تھے، لیکن اب وہ ان حلقوں سے بھی مریم صاحبہ کی حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، اور بہت کچھ ایسے معاملات بتا رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کی جو حکومت ہے اس کے لیے جو خطرات ہیں وہ امڑنا
शुरू हो चुके हैं। अब आपको आगे बताते हैं हम कि जो नफ़रत की सियासत की मियाँ साहब बात करें, नफ़रत की सियासत ख़त्म करने की मियाँ साहब बात करें, लेकिन नफ़रत की सियासत इस मुल्क में कर कौन रहा है मियाँ साहब? आपसे सवाल है कि आपका मुखालिफ जो कि इलेक्शन से उसको बाहर रखा गया, उसको इलेक्शंस नसीब नहीं हुआ, उसकी पार्टी को तोड़ा गया, उसकी पार्टी के वर्कर्स को जो है, लीडर्स को जो है पार्टी छुड़वाई गई, जो पार्टी नहीं जिसने छोड़ी उसको तोड़ा गया, उनके तजवीज़ कुनंदा तायद कुनंदा को उठाया गया, नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं करवाने दिए गए, इमरान खान को 5 दिन के अंदर 3 केसेस में सज़ा सुनाई गई एन इलेक्शन से कबल। ये भी आपके सामने है, 300 से ज़ायद जो है वो केसेस का सामना कर रहा है। उसकी पूरी फैमिली को आप इम्प्लिकेट करते हैं, उसकी बीवी को आप इम्प्लिकेट करते हैं, उसकी बीवी को इद्दत जैसे घटिया तरीन केसेस का सामना करवाया जाता है। नफरत की सियासत कर कौन रहा है मियाँ साहब? शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि कैदियों को ना जुमे की नमाज, ना ईद की नमाज़ें पढ़ने दी जाती हैं, ना बाजमात नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है। मुहर्रम के अयाम हैं, उनको जेल के अंदर जो मजालिस मुनक्किद की जाती है उस तक में शिरकत नहीं करने दी जा रही। सो जेल में जो कैदी हैं, जो सियासी कैदी हैं, असीरान हैं, उनके साथ जो सलूक बरता जा रहा है, सलमान गनी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं इस मुल्क के, उन्होंने कॉलम लिखा और बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ किस तरह के जुल्म और बर्बरियत जो है वो बढ़ती जा रही है कैदियों के साथ, और कैसे कैसे जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। सो किसने मियाँ साहब ये नफ़रत डाली है मुल्क की सियासत में, और किसने तकरीर में जो है वो 9 मई कर करके मुसलसल बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, किसने 9 मई और 10 मई को इक्वेट किया, 9 मई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 10 मई यानी कि आप भारत के साथ जब हमारा पाकिस्तान का मुकाबला था तो आप बदतरीन दुश्मन के साथ आप एक मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात को आप इक्वेट कर रहे हैं। कौन कर रहा था? आपकी साहबजादी कर रही थी। तो कौन इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासत में नफरत डाल रहा है और नफरत की सियासत कर रहा है? इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताइए, जो 9 मई से मुतालिक जो मुकदमात बनाए गए, आज उसका सिर्फ एक छोटा सा मैं हवाला देती चलूँ, क्योंकि शवाहिद तो प्रोसिक्यूशन अब तक बहरहाल प्रेजेंट नहीं कर पा रही। आपको पता है हाल के यही इन्हीं मुकदमात में लोगों को जब जेलों में कितने अरसे से रखा हुआ है, वो जेल से बाहर आ रहे हैं। 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वो मुख्तलिफ बीमारियाँ, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों से वो शहीद हो गए जैसे ही वो बाहर आए, हस्पतालों में वो दम तोड़ रहे हैं। सो इस किस्म का सिनारियो है। शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर, इन सब का मैंने हवाला दिया, उन्होंने सब ने कहा। अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको 9 मई से पहले गिरफ्तार किया था और उनको ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ इमरान खान के खिलाफ गवाही देने का कहा गया था। सो बताया जा रहा है कि मियाँ साहब जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए वो अडियाला जेल इमरान खान साहब से मिलने जाना चाहते हैं। कौन से जमहूरी इक़्तिदार? 8 फरवरी के इलेक्शंस में पूरे इस मुल्क में अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उस पर डाका डाला गया। इमरान खान कहता है सिर्फ सीट ही चोरी नहीं, पूरी हुकूमत जो है वो चोरी कर ली। चोरी से फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई। जो रही सही कसर थी वो आपने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले से मुतालिक आपने देख ली, किस तरह से उस आइनी बेंच के फ़ैसले के बाद ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी, जो अक्सरियत का फ़ैसला था, जो अदालती फ़ैसला था 12 जुलाई का, वो कहता था कि ये सीट्स इनको मिलनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उनसे सीटें छीन के मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को माल गनीमत की तरह बांट दी। कौन सी जमहूरी इक़्तिदार की हम बात करें? इमरान खान की तस्वीर आज तक हम टीवी चैनल्स पे नहीं चला सकते। ये कौन से जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ देने की बात हो रही है? इसकी पार्टी इमरान खान की अभी तक एहतजाज नहीं कर सकती है। हालात आपके सामने, जब भी एहतजाज की कॉल दी गई तमाम रुकावटें इस वक्त खड़ी कर दी गई, तमाम ऑब्स्टिकल्स ऐसे क्रिएट किए गए कि पूरे पूरे शहर को कंटेनर्स लगा के चोक कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। कौन से जमहूरी इक़्तिदार? जहाँ पर बात आती है कि मीडिया पे जितनी कदगने हैं, ये कौन से जमहूरी इक़्तिदार की अक्कास करते हैं? जो तमाम इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान को उसकी लीडरशिप से, उसकी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, ये कौन से जमहूरी इक़्तिदार बता रहे हैं? खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, 22 से 23 घंटे उसको अंदर रखते हैं, 1 घंटे उसको बाहर निकालते हैं। ये कौन से जमहूरी इक़्तिदार हैं और कौन से जमहूरी इक़्तिदार को हम फ़रोग़ देना चाहते हैं? ये शोशे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मैंडेट चोरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सहाफ़ियों पर जुल्म सितम जो ढाए गए, बर्बरियत की जो दास्तानें थी,
आइन और कानून का तमस्खुर इस मुल्क में उड़ाया गया, अदालती अहकामात को जिस तरह से फ्लाउट किया गया, आइन को जिस तरह से पामाल किया गया, ये कौन से जमहूरी इक़दार हमें बता रहे थे? अदलिया की आज़ादी पर वार किया गया, कौन से जमहूरी इक़दार थे जो हम फॉलो कर रहे थे? और जो ये सब कुछ कर रहे थे उनके सहूलतकार, ये इस मुल्क की तारीख गवाह रहेगी कि इस हाइब्रिड निज़ाम को मुमकिन बनाने के लिए और इसको मजबूत बनाने के लिए, ऑल पावरफुल बनाने के लिए इस सिस्टम को किस तरह से पॉलिटिकल एंटिटीज़ वो एक टूल के तौर पे, एक सहूलतकार के तौर पे इस मुल्क में काम करती हुई दिखाई दी। सो अगर तो नफ़रत की सियासत ख़त्म करनी ही थी और जमहूरी इक़दार जो है उसको फ़रोग़ देना ही था, तो इसका वक्त मियाँ साहब तब था कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद आप अवाम ने जिसको मैंडेट दिया था, आप वो तस्लीम करते, अपनी शिकस्त तस्लीम करते और मुल्क को आगे बढ़ने देते। आप मुल्क में उस मैंडेट के मुताबिक आप हुकूमत बनने देते। यही तकाज़ा था एक जमहूरी इक़दार का, और यही तकाज़ा था कि हम मुल्क में नफ़रत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म होता हुआ देखते। लेकिन उस तरह जब नहीं हमें सूरत हाल नज़र आई तो हमने मज़ीद पोलराइजेशन इस मुल्क में देखी, एक पॉलिटिकल डिवाइड देखा हमने, और वो डिविजन्स अब इतनी डीप हो चुकी हैं कि उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ा। और उसका खमियाजा हम कैसे उठा रहे हैं? उसका खमियाजा इस तरह से उठाया जा रहा है कि वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से एक टेक जाइंट, जो दुनिया का टेक जाइंट है माइक्रोसॉफ्ट, उसने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान से वाइंड अप कर दिए हैं। उड़ान पाकिस्तान के थ्रू हमें बहुत बताया जा रहा है कि जी बहुत कुछ इस मुल्क में बहुत सरमायाकारी आएगी और पता नहीं कहाँ से कहाँ हम मईशत को लेके चले जाएंगे। हालात ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जुड़ी तमाम जो फ्रंट्स पे हमें इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम देखना पड़ रहा है, उसकी हालात की वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर चुका है। और वाइंड अप करने की वजूहात में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बताई जाती है, इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड डिक्लाइनिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ज़ाहिर है जब अगर इस्तेहकाम नहीं होगा एक मुल्क में तो इन्वेस्टर्स भी वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आके नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी सरमायाकारी। कभी भी एक ऐसे मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी के शिकार हो उधर वहाँ पर अपनी सरमायाकारी नहीं झोंकेंगे, वहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको रिस्क होगा हमेशा से। और फिर हमारा मुल्क जो है वो बाय द वे बहुत ही हाईली लेजिस्लेटेड और ओवरली रेगुलेटेड भी है, तो जो रेड टेप्स वगैरह का उनको सामना होता है, लिहाजा अनसस्टेनेबल और जो अनसर्टन सिचुएशन है उसकी वजह से हम ज़्यादा देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यहाँ से वाइंड अप करके और दूसरे उन्होंने मार्केट्स का इंतखाब किया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन 9 मई के मुकदमात में बरी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला था उसको कलमदम करार दिया। और आपको बताया कि 9 मई के केस में सज़ा पाने वाले अब ये सुहेल खान, शाहजेब, अकरम और मीरा खान जो है उनको बरी किया है, इन 4 अफराद को। FIR के मुताबिक, अब ये इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनिएगा आप। FIR के मुताबिक मुश्तइल हुजूम नारेबाजी करता हुआ आ रहा था, ये बता रहे हैं वकील बाबर अवान साहब, जो कि सुहेल खान और शाहजेब खान की जानिब से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके वकील हैं। सुहेल खान और शाहजेब FIR में कहीं नामजद नहीं, सुहेल खान और शाहजेब FIR में कहीं नामजद नहीं। शनाख्त परेड करने वाले ने अपने बयान में सुहेल खान का नाम ही नहीं लिया। शनाख्त परेड करने वाले ने आमिर खान का नाम लिया, जिसे केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। तीसरे गवाह अताउल्लाह कांस्टेबल ने भी मोहम्मद आमिर को शनाख्त किया, ना कि सुहेल खान को। सो आप इमेजिन करें, सुहेल खान जेल में था, आज वो बरी हुआ है और उसको अक्यूज़ किया था कि 9 मई में ये मुलव्वस है। इसके साथ साथ आपको बताएं, रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि जेल जाकर शनाख्त नहीं की गई। प्रोसिक्यूशन के 9 गवाहान में से सिर्फ एक गवाह मोहम्मद शरीफ ASI ने शनाख्त किया। इल्ज़ाम लगाया गया कि फायरिंग की गई मगर कोई ज़ख्मी नहीं था। जुर्म की सज़ा ज़रूर दें मगर निज़ाम को मजाक ना बनाया जाए, वकील बाबर अवान साहब कह रहे हैं। अब बाबर अवान साहब ने कहा कि सुहेल खान और शाहजेब को बरी किया जाए। अकरम और मीरा खान को भी सिर्फ एक गवाह ने शनाख्त किया। गवाहान जिन्होंने शनाख्त किया उनका नाम ही FIR में मौजूद नहीं। अकरम और मीरा खान 9 मई को मौके पर मौजूद नहीं थे। मुलजिम मीरा खान से सिर्फ PTI की टोपी बरामद की गई। अच्छा, क्या क्या बरामद हुआ था बाय द वे? झंडा, टोपी और 150 के करीब पत्थर बरामद हुए थे, और ये एक पूरा केस बन गया था 9 मई के हवाले से। प्रोसिक्यूशन के पास कोई शवाहिद हैं तो बताएं, अदालत पूछ रही है, अब इस्तफसार कर रही है कि प्रोसिक्यूशन किधर है भाई? 2 साल से आप ये केस चला रहे हैं, किधर है आपके पास एविडेंस, किधर है शवाहिद? इमरान खान जेल से बैठ के बोल रहे हैं आप CCTV फुटेजेस लेकर आए, आप दिखाएं, आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ या मेरे वर्कर्स कहाँ पे मुलव्वस थे, आप साबित करें और सज़ा दें। तो जुर्म जो है वो ऑब्वियसली जिसने किया है उसको तो जो है सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बताएं तो जुर्म था क्या, साबित तो करें, शवाहिद तो दिखाएं।
शवाहिद में जब अदालत ने पूछा तो प्रोसिक्यूशन ने कहा शवाहिद हैं, अदालत वक्त दे दे, पेश कर देंगे। अब 2 साल के अरसे में ये शवाहिद के लिए आज जुलाई चल रही है और जुलाई 2025 में 2 साल के बाद वो कह रहे हैं आप मज़ीद वक्त दे दें, हम शवाहिद पेश कर देंगे। आप इमेजिन करें कि किस तरह का मजाक बना दिया इस मुल्क के साथ इन लोगों ने। लोगों को इन्होंने जेलों में रखा हुआ है, सज़ाएं दे रहे हैं, सज़ाएं भी 27 साल की सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। किस बेसिस पे? बगैर शवाहिद के, विदाउट एनी एविडेंस आप लोगों को सजाएं दे रहे हैं, आप लोगों को सफर करा रहे हैं, उनकी फैमिलीज को सफर करा रहे हैं। ये कब तक चलेगा इस तरह से? अदालत कहती है प्रोसिक्यूशन को कि वक्त लेना था तो केस के शुरू में बता देते, आप तमाम दलाइल सुन चुके हैं, किसी की एमएलसी नहीं, कोई जख्मी मौजूद नहीं, प्रोसिक्यूशन मुल्ज़मान की मौके पर मौजूदगी तो साबित करे। गवाहान ने अदालत में दिए गए बयान में नहीं कहा कि मुल्ज़मान मौके पर मौजूद थे, ये अदालत कह रही है। अब क्या अदालत शनाख्त परेड की बुनियाद पर सज़ा देगी? इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी कि एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। ये प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी कि मुल्ज़मान ने जो है वो पुलिस स्टेशन पर हमला किया। बाय द वे उसके बाद वकील ने कहा कि भाई रिकॉर्ड तो होगा उस हवाले से भी कोई। तो बताया गया आगे से कि सीसीटीवी कैमरास जो है वो टूट गए हैं। सो ये हाल है इस मुल्क की प्रोसिक्यूशन का, और जो केसेस बना रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा देना मकसूद है, सबक सिखाना मकसूद है। लिहाजा शवाहिद जो है वो 2 साल बाद भी सामने नहीं लेके आए जा सक रहे। और जहाँ पर पुलिस स्टेशन पर हमले की जो बात की गई है, जिसके हवाले से कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, हमला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भी फिजिकली हुआ था, माजी में भी, और हालिया लेजिस्लेशंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है उस पर वार करके एक ब्लेटेंट हमला सुप्रीम कोर्ट पे किया गया। आपने किस तरह से वहाँ पर सीनियर प्यूनी जजेस का आपने रास्ता रोका, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज का रास्ता रोका। इस किस्म के जो मामलात हैं और जिस तरह से मुल्क के मामलात चलाए जा रहे हैं, अदलिया पे वार किया जा रहा है, क्या यही हमारे मुल्क की जमहूरी इक़दार हैं? और क्या इससे जो नफ़रत है इस मुल्क की आवाम में, जो इंतशार है, क्या उससे बढ़ेगा या कम होगा? आखिर में बात करेंगे 2 स्पीकर्स के हवाले से। एक पंजाब असेंबली के स्पीकर जो आज खुद चल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, हाथ पे हाथ रख के उन्होंने बड़े एक वो आप बल्कि अगर कैप्शन देना चाहे तो कमेंट में ज़रूर रखें, तस्वीर के हवाले से। वो तस्वीर हमें क्या बता रही है? वो तस्वीर हमें बता रही है कि ये रिश्ता है एतमाद का। ये जो इनकी एक मुस्कुराहट भरी जो तस्वीर है और बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में जो तस्वीर ली गई है, वो हमें क्या बता रही है कि मौजूदा हुकूमत ऑब्वियसली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पूरे रोल से बहुत खुश है, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी तो नून लीग है। मलिक अहमद ख़ान साहब खुद चल के गए, 26 अरकान असम्बली जिन्होंने ये जुर्रत की कि वो बजट की, जब मरीम नवाज़ साहिबा तकरीर कर रही थी, बजट स्पीच कर रही थी, तो उस दौरान उन्होंने एहतजाज किया। और अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन क्या हुकूमत के साथ हाँ में हाँ मिला के चलेगी, हुकूमत के लिए पूरा उसको रास्ता देगी, या अपनी स्टेटेड पोजीशन रखेगी, या एहतजाज करेगी उस तमाम इश्यूज़ पे कि जहाँ पर जिस पर उसको एहतजाज करना बनता है? उसकी आवाज़ दबाने के लिए आपने ना सिर्फ उसको सस्पेंड किया, उसको डीसीट कराने के लिए उन तमाम अराकीन को आप इलेक्शन कमीशन में आपने बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया। क्या हमें बता रहा है? ये कौन सी जमहूरियत का और ये कौन सी जमहूरी इक़दार है कि जहाँ पर जिस मुल्क में जमहूरियत तो आप उसको कहें, बल्कि सॉरी हाइब्रिड निज़ाम आप उसको कहें, लेकिन कहीं ना कहीं आप शो करने की कोशिश करें कि ये एक जमहूरी इसकी शक्ल इस मुल्क की ज़रूर हम थोड़ी बहुत रहने दें, लेकिन उसमें ऑपोजिशन ना हो, सिर्फ हुकूमत हो और हुकूमत ही हुक्मरानी करते रहे, अपने फैसले मुसल्लत करते रहे, उसमें ऑपोजिशन हिम्मत भी ना करे कोई बात करने की। दूसरे स्पीकर हैं कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब, जिन्होंने बड़ा माइंड किया, बड़ा बुरा मनाया जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने उनकी तनख्वाह बढ़ने से मुतालिक बात की थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ये माशी फहाशी है कि ये जो इतने मरात और इतनी जो तनख्वाहें इनकी बढ़ा दी गई। चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब जो कि ख़ुद भी आज मुज़ाकरात की भी वो भी हामी है मुज़ाकरात के हवाले से, गिलानी साहब की तनख्वाह, अयाज सादिक साहब की तनख्वाह, तो अयाज सादिक साहब ने माइंड किया ये फहाशी की जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, माशी फहाशी ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। लेकिन हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो खुद भी नहीं डिफेंड कर पा रहे, दिफा नहीं कर पा रहे इस ये जो एक बढ़ाई गई है तनख्वाह, जिस तरह से इसमें इजाफा किया गया है। और अयाज सादिक साहब ने जहाँ पर आज वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिख दिया, लेकिन वो ख़त में उन्होंने मामला जो है वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया है कि वज़ीर आज़म अब जो डिसाइड करेंगे, वो तनख्वाह में इजाफा देना चाहते हैं तो अयाज सादिक साहब कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे छोड़ दिया है
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان موجودہ حالات میں جہاں پر میری ملک کی عوام سفر کر رہی ہے، میرے ملک کی عوام کے لیے نہ سواری وہ افورڈ کر پا رہی ہے اپنی، نہ وہ کچھ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دے پا رہی ہے، میں ان حالات میں میرے لیے بالکل یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ میں یہ ریز جو ہے تنخواہ میں جو یہ ایک اضافہ ہے اس کو قبول کروں. سو لہٰذا میں یہ نہیں قبول کروں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے بولا کہ وزیر اعظم کے حوالے کرتا ہوں. سو ہمارے کہاں ہمارے ملک میں اتنے گریس کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں جی جمہوری اقدار کی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے.